फ्लूइड डायनामिक्स जो है वो आज हम शुरू कर रहे हैं। फ्लूइड डायनामिक्स में सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि फ्लूइड किसे कहते हैं। तो फ्लूइड आपके साथ उन मटेरियल्स को कहा जाता है जिसमें प्रॉपर्टी हो फ्लो होने की। Those materials which can easily flow, इसमें आपके साथ लिक्विड्स आते हैं, इसमें आपके साथ गैसेस आते हैं और इसमें आपके साथ प्लाज्मा आता है। ठीक है, तो इन तीनों को फ्लो होने की वजह से, एक कॉमन प्रॉपर्टी की वजह से हम इन तीनों को एक ही ब्रांच में स्टडी करते हैं, फ्लूइड्स उसे कहते हैं। अच्छा, आइडियल फ्लूइड जो है, आइडियल फ्लूइड के बारे में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है उसका कहना है कि आइडियल फ्लूइड जो है वो फ्लूइड होगी, पॉइंट नंबर 1, कि उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो 0 होगा। ठीक है, आइडियल फ्लूइड, पॉइंट नंबर 2, आइडियल फ्लूइड में पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के खिलाफ वर्क भी नहीं होगा, तो जब उसके खिलाफ वर्क नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। आइडियल फ्लूइड की जो डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, मतलब आइडियल फ्लूइड को ना कंप्रेस किया जा सकेगा और ना ही आइडियल फ्लूइड को एक्सपेंड किया जा सकेगा। आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी जो है वो 0 होगी, मतलब आइडियल फ्लूइड जो है फ्लो को किसी किस्म का अपोजिशन प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आइडियल फ्लूइड्स के बारे में। अगर हम कहें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के पोस्टुलेट को अगर देखा जाए तो गैसेस ज्यादा आइडियलिज्म के करीब है या लिक्विड्स, तो उसमें गैसेस जो है वो ज्यादा आइडियलिज्म के करीब होंगे, क्योंकि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल है और लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। अगर डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट की बात की जाए तो इस कंडीशन के लिहाज से फिर लिक्विड्स आइडियलिज्म के ज्यादा करीब है और गैसेस आइडियलिज्म से फिर दूर है, क्योंकि गैसेस की डेंसिटी बहुत हद तक चेंज हो सकती है जबकि लिक्विड्स की डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। अच्छा, इसमें एक फ्लूइड होते हैं उनको कहते हैं सुपर फ्लूइड्स। सुपर फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिन पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जो फ्लूइड्स ग्रेविटी के खिलाफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं विदाउट एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उन फ्लूइड्स को हम क्या कहते हैं, सुपर फ्लूइड्स कहते हैं। जिस तरह सॉलिड्स में फ्रिक्शंस होते हैं उसी तरह फ्लूइड्स में विस्कोसिटी होती है। जिस तरह सॉलिड्स में आपके साथ फ्रिक्शंस होते हैं तो फ्लूइड्स में क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी की डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड टू अपोज मोशन। विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके हेल्प से फ्लूइड जो है वो मोशन को ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है। देखिए, फ्लूइड का मतलब है इजीली मूवेबल और उसी फ्लूइड में एक प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी की जो मोशन को अपोज करती है। मतलब ये दोनों बातें एक दूसरे को अपोज या दोनों के एम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ है,
इसीलिए हमने आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या दी है, 0 दी है। आइडियल फ्लूइड वो होगा जो 100% इजीली फ्लो कर सकेगा। अच्छा, विस्कोसिटी का रीजन जो है, ये विस्कोसिटी कहां से ओरिजिनेट होती है और कहां से आती है, तो इसका रीजन जो है वो फ्लूइड की लेयर टू लेयर इंटरेक्शन में है। आपके साथ फ्लूइड का लेट सपोज ये एक लेयर है, ये फ्लूइड का दूसरा लेयर है। इन दोनों लेयर्स में आपके साथ एक फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है इन लेयर्स के मोशन को ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है। तो विस्कोसिटी का पहला फैक्टर या जिस वजह से विस्कोसिटी आती है किसी फ्लूइड में, वो फैक्टर क्या है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और विस्कोसिटी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा उतनी उस मीडियम की विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अच्छा, दूसरा फैक्टर जिसकी वजह से विस्कोसिटी चेंज हो सकती है वो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। और साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ भी विस्कोसिटी का समहाउ डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी मॉलिक्यूल्स की साइज ज्यादा होगी उतना उसको मूव करना मुश्किल होगा, उतनी उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। अच्छा, तीसरा फैक्टर जो विस्कोसिटी को चेंज कर सकता है वो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल शेप्स होंगे तो वो आसानी से मूव हो सकते होंगे, मतलब उसमें विस्कोसिटी कम होगी। जबकि आपके साथ कॉम्प्लेक्स शेप्स होंगे तो उसमें फिर जो है वो आसानी से मूव नहीं करेंगे, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बकेट में बॉल्स को पेंट दें तो वो बॉल्स लॉन्गर डिस्टेंस कवर करेंगे, लेकिन उसी बकेट में अगर पत्थर हो और आप पत्थर को जमीन पे पेंट दें तो वो शॉर्टर डिस्टेंस कवर करेंगे, क्योंकि उनके शेप्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे, उनमें शार्प एजेस होंगी। वो शार्प एजेस जो हैं मॉलिक्यूल्स को मूव करने में ऑपोजिशन फ्लो करेंगे। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो भी विस्कोसिटी को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर भी विस्कोसिटी को अफेक्ट करता है। और नॉर्मली ये बात देखी गई है कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है, लेकिन एक खास टेम्परेचर को क्रॉस करने के बाद विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन फिर क्या हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। मतलब अगर हम विस्कोसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि इनिशियली रिलेशन क्या होगा, इनवर्स होगा। टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, लेकिन एक खास पॉइंट के बाद ये रिलेशन फिर क्या हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। ये इनवर्स रिलेशन तब तक रहता है जब फ्लूइड लैमिनार मोशन करे, और डायरेक्ट रिलेशन तब हो जाता है जब वो फ्लूइड लैमिनार मोशन से टर्बुलेंट मोशन शुरू कर दे। तो अगर टेम्परेचर का फैक्टर आता है और उसमें ऐसा ऑप्शन है कि फर्स्ट विस्कोसिटी डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, तो करेक्ट ऑप्शन वही होगा कि आपके साथ विस्कोसिटी पहले डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करेगी। विस्कोसिटी का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हम स्टोक्स लॉ से निकालते हैं, और स्टोक्स लॉ से विस्कोसिटी का फॉर्मूला आता है 6 पाई RV। ठीक है, तो ये फोर्स पर यूनिट रेडियस पर यूनिट स्पीड है, और इसका जो यूनिट यहां से निकलेगा वो न्यूटन पर मीटर इनटू मीटर पर सेकंड। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल इनटू सेकंड भी आप लिख सकते हैं। तो विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट जो है वो पास्कल इनटू सेकंड है। ठीक है,
अगर हम सिर्फ लिक्विड्स की बात करें, सिर्फ लिक्विड्स की, तो विस्कोसिटी का आप इनडायरेक्ट मतलब थिकनेस ले सकते हैं। जितना एक लिक्विड थिकर होगा, जितना एक लिक्विड गाढ़ा होगा, उतनी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। मतलब हनी की विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा होगी, मरकरी की विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा होगी, क्योंकि मरकरी और हनी वाटर से थिकर्स हैं, या मरकरी और हनी वाटर से जो है वो गाढ़े हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर आपके साथ है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ जो है ये एक साइंटिस्ट था, जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स, और उसने ड्रैग फोर्स का एक फार्मूला दिया, और वो ड्रैग फोर्स का फार्मूला उसने दिया 6 पाई NRV। ठीक है, और स्टोक्स लॉ का जो ये फार्मूला है ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए अपनी कंडीशंस हैं, ये उन कंडीशंस के साथ एप्लीकेबल है। और इसकी पहली कंडीशन ये है कि बॉडी मस्ट बी स्फेरिकल, और इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि फ्लूइड मस्ट बी एट रेस्ट और लैमिनार मोशन। फ्लूइड या तो रेस्ट में होगा या लैमिनार मोशन में होगा, और बॉडी किस में होगी? बॉडी रेस्ट में होगी। अच्छा, स्टोक्स लॉ को आप डेली लाइफ में आसानी से समझ सकते हैं, इसकी प्रोपोर्शनैलिटीज जो है वो डेली लाइफ में अंडरस्टैंडेबल है। अगर एक मीडियम में आप किसी बॉडी को स्लो मूव कराओगे तो वो मीडियम उस पे भी कम फोर्स अप्लाई करेगा, अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो मीडियम फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करेगा। इसी तरह अगर बॉडी का साइज कम होगा तो बॉडी कम मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगी, तो ड्रैग फोर्स भी उस पे कम होगा। अगर बॉडी का साइज ज्यादा होगा तो बॉडी ज्यादा मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगी, तो ऑटोमेटिकली उस पे ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होगा। इसी तरह वाटर का अपथ्रस्ट कम होगा हनी से, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी जो है वो कम है। तो ये तीनों प्रोपोर्शनैलिटीज ड्रैग फोर्स के साथ अंडरस्टैंडेबल है, और इसमें जो है मतलब डेली लाइफ में ये आसानी से एक्सप्लेन हो सकते हैं। ड्रैग फोर्स और अपथ्रस्ट ये एक चीजें नहीं है, ड्रैग फोर्स मुख्तलिफ चीज है और अपथ्रस्ट जो है ये डिफरेंट चीज है। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको समझना जरूरी है। पहला डिफरेंस ये है कि ड्रैग फोर्स सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, ड्रैग फोर्स सिर्फ और सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है, जबकि अपथ्रस्ट जो है ये हमेशा अप्लाई होता है, चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या चाहे ऑब्जेक्ट मोशन में हो। ठीक है, ड्रैग फोर्स वेरिएबल फोर्स है, या आप ऐसे कहें कि ड्रैग फोर्स वेलोसिटी या स्पीड डिपेंडेंट है, जबकि अपथ्रस्ट जो है वो स्पीड इंडिपेंडेंट है। ड्रैग फोर्स हमेशा मोशन को अपोजिट होता है, अपोजिट टू मोशन। मतलब अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो ड्रैग फोर्स नीचे होगा, अगर बॉडी नीचे आ रही है तो ड्रैग फोर्स ऊपर होगा, अगर बॉडी राइट की तरफ जा रही है तो ड्रैग फोर्स लेफ्ट की तरफ होगा। जबकि अपथ्रस्ट जो है नाम से जाहिर है ये हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और ड्रैग फोर्स जो होता है ये ऑपोजिट टू मोशन होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे साथ जो है वो कंसेप्ट है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी को समझने से पहले हम एक दूसरी चीज समझ लेते हैं जिसको हम कहते हैं मोशन इन फ्री फॉल। मोशन इन फ्री फॉल
मोशन इन फ्री फॉल वो मोशन होता है जिसमें बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स हो वेट का, और उस वेट के अलावा उस पे कोई दूसरा फोर्स ना हो, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं फ्री फॉल। ऐसे मोशन में नेट फोर्स जो होता है वो mg के इक्वल होता है, और नेट एक्सेलरेशन जो होती है वो g के इक्वल होती है, जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है 10 मीटर्स पर सेकेंड, और 10 मीटर्स पर सेकेंड का मतलब ये है कि इन ईच सेकेंड the speed will change by 10 meters per second। ठीक है, तो अगर हम फ्री फॉल मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एक बॉडी को हमने किसी हाइट से रिलीज कर दिया है और हम फ्री फॉल मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, तो टाइम 0 पे स्पीड 0 होगी, टाइम 1 पे स्पीड 10 हो जाएगी, टाइम 2 पे स्पीड 20 हो जाएगी, टाइम 3 पे स्पीड 30 हो जाएगी, और इस तरह ये स्पीड आपके साथ तब तक बढ़ती जाएगी जब तक वो बॉडी अर्थ के साथ टकराती नहीं है। और इस ग्राफ का आप स्लोप अगर फाइंड करेंगे तो इस ग्राफ का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और इस ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल आएगा? 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के। तो फ्री फॉल मोशन में जब हम किसी बॉडी को रिलीज करते हैं तो उस बॉडी की वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, इस बॉडी की वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होती है, और जब तक वो ग्राउंड के साथ नहीं टकराती तो हर सेकंड में उसमें 10 का क्या आ रहा होता है? 10 का इंक्रीज आ रहा होता है। इसके बरक्स जो मोशन है वो है मोशन इन फ्लूइड। एक तो मोशन इन वैक्यूम था जिसको हमने फ्री फॉल कहा, दूसरा जो है वो मोशन इन फ्लूइड है। मोशन इन फ्लूइड में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। मोशन इन फ्लूइड में बॉडी पे कितने फोर्सेस एक्ट करेंगे? बॉडी पे आप 2 फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक उस पे एक्ट करेगा डाउनवर्ड फोर्स जो कि वेट के इक्वल होगा, और दूसरा उस पे एक्ट करेगा, अगर वो डाउनवर्ड मोशन पे है तो उस पे अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, और उस अपवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं? उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो अब सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएगी। अब सिचुएशन ऐसी होगी कि आपके साथ ये फर्ज करें बॉडी है जो नीचे आ रही है, और हम इस बॉडी के डिफरेंट पोजीशंस ड्रॉ कर लेते हैं। इनिशियली जिस वक्त ये बॉडी हमने पेंट की तो उस वक्त सिर्फ उस पे वेट एक्ट कर रहा था mg, उस पे कोई अपथ्रस्ट उस वक्त एक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि फिलहाल वो मोशन में नहीं थी, और ड्रैग फोर्स सिर्फ किस पे एक्ट करता है? वो सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करता है। लेकिन जब वो नीचे गिरने लगी तो थोड़ी देर बाद वेट तो उस पे mg था, लेकिन अब उस पे थोड़ा सा अपथ्रस्ट भी एक्ट करने लगा है, और जैसे ही बॉडी नीचे आएगी और अपने स्पीड को इंक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली उसका अपथ्रस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, और आखिर में एक स्टेज आ जाएगा कि वो अपथ्रस्ट बढ़ते बढ़ते किसके इक्वल हो जाएगा? वो बढ़ते बढ़ते वेट के इक्वल हो जाएगा। जब वो अपथ्रस्ट वेट के इक्वल हो जाएगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? नेट फोर्स 0 हो जाएगी। नेट फोर्स 0 होगी तो नेट एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी, और उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो कांस्टेंट हो जाएगी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी का। तो इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप समझें। स्टेप नंबर 1 जो है अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स जो है,
डाउनवर्ड फोर्स वो एक कांस्टेंट फोर्स है और उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, mg। जबकि अपवर्ड फोर्स जो है, अपवर्ड फोर्स जो कि ड्रैग फोर्स है, वो एक वेरिएबल फोर्स है और उसकी वैल्यू 0 से बढ़ती है और कहां तक जाती है, 0 से बढ़कर mg तक हो जाती है। इनिशियली उसकी वैल्यू 0 होगी और आखिर में उसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, mg के इक्वल हो जाएगी। तो इसकी वजह से नेट फोर्स पे क्या रिजल्ट पड़ेगा, नेट फोर्स जिसका फॉर्मूला है वेट माइनस ड्रैग फोर्स, तो नेट फोर्स इनिशियली mg होगा लेकिन आखिर में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन पे क्या असर पड़ेगा, नेट एक्सेलरेशन जिसका फॉर्मूला होगा g माइनस ड्रैग एक्सेलरेशन, तो उसकी इनिशियल वैल्यू 10 होगी लेकिन आखिर में वो 0 हो जाएगी। तो जिस वक्त नेट फोर्स और नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी उस वक्त आपके साथ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी और उसी वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं, उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी की जो डिफिनीशन होगी वो कुछ ऐसे होगी कि द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी the constant maximum velocity for which drag force becomes equal to weight। ठीक है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिस पे ड्रैग फोर्स और वेट आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला अगर निकालना है तो इसी कंडीशन से निकालना है कि mg is equal to 6 pi nrv। लेकिन अब आप v को क्या कहेंगे, अब आप v को vt कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। और यहाँ से अगर टर्मिनल वेलोसिटी को सब्जेक्ट कर लें तो mg डिवाइडेड बाय 6 pi nr आ जाएगा। ये आपके साथ टर्मिनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला की डिफरेंट प्रोपोर्शनैलिटीज पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम का, वेलोसिटी टाइम का, तो फ्री फॉल का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप था वो तो कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है जो हमें एक्सेलरेशन देगा, यहाँ तो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, तो आपने टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनाना होगा, वो आपने डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना होगा और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, इस ग्राफ के दो हिस्से हैं। इस ग्राफ के पहले हिस्से में वेट फिलहाल ड्रैग फोर्स से ज्यादा है, लेकिन इस ग्राफ के दूसरे हिस्से में वेट और ड्रैग फोर्स दोनों क्या हो गए हैं, दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। ठीक है, और नेट फोर्स 0 हो गया है और इसीलिए इस ग्राफ के दूसरे हिस्से में वेलोसिटी क्या हो गई है, वेलोसिटी आपके साथ कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, तो अच्छा, ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक दूसरा भी फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला तब आता है जब हम मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख देते हैं और किसी स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये हमने यहाँ पर जो स्टोक्स लॉ यूज कर लिया, इसका मतलब ये होगा कि वो बॉडी किस शेप में है, वो स्फेरिकल शेप में है और स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर हम चाहें तो हम मास की जगह 4/3 डेंसिटी पाई आर क्यूब इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो हमारे साथ टर्मिनल वेलोसिटी का एक दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, मास की जगह 4/3 पाई डेंसिटी आर क्यूब पुट कर दें और बाकी g डिवाइडेड बाय
6 पाई एम आर अपनी जगह पे। इसको सॉल्व करें तो 4/18 से 2/9 आता है। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एक रेडियस भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर डेंसिटी ग्रेविटी आर स्क्वायर रह जाएगी और नीचे 9 विस्कोसिटी रह जाएगी। ये टर्मिनल वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला है। याद रखें, जब मास कांस्टेंट होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का इनवर्स रिलेशन है, और जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस के स्क्वायर का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो प्रोपोर्शनैलिटी समझ लें, अगर मास कांस्टेंट हो तो इनवर्स रिलेशन है, अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो तो फिर डायरेक्ट स्क्वायर का रिलेशन है। यहां से आपके साथ प्रोपोर्शनैलिटी क्या आती है, 1/r की, और यहां से प्रोपोर्शनैलिटी क्या आती है, r स्क्वायर की। 1/r की प्रोपोर्शनैलिटी तब यूज करनी है जब किसी बॉडी का मास कांस्टेंट होगा, और r स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी तब यूज करनी है जब किसी बॉडी की डेंसिटी कांस्टेंट होगी। अब फर्ज करें आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि एक ड्रॉपलेट था, उस ड्रॉपलेट की स्पीड 0.1 मीटर्स पर सेकेंड थी। अब 8 ऐसे ड्रॉपलेट्स आपस में मिल गए। कितने ड्रॉपलेट्स मिले, 8 ड्रॉपलेट्स। उसकी टर्मिनल स्पीड कितनी होगी? तो इसको जो है, इसमें अगर 8 ड्रॉपलेट्स मिले हैं तो इफेक्ट किस पे पड़ा होगा? इफेक्ट अभी इस न्यू ड्रॉपलेट के रेडियस पे पड़ा होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि रेडियस के बढ़ने से या तो टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाती है, और या रेडियस के बढ़ने से टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब इन दोनों में इस क्वेश्चन पे कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी यूज करेंगे? ये न्यू टर्मिनल वेलोसिटी 0.1 से ज्यादा होगी या 0.1 से कम होगी? ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि इस केस में मास चेंज हो गया है, ठीक है। और क्या चीज कांस्टेंट रही है इस केस में? डेंसिटी कांस्टेंट रही है। मास चेंज हो गया है तो आप ये प्रोपोर्शनैलिटी यूज नहीं करेंगे, आप ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी यूज करेंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन भी है, रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन भी है। आपने फिर क्वेश्चन में देखना है कि मास कांस्टेंट है या फिर आपके साथ डेंसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, एक पैराट्रूपर के लिए अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी बनाएं और एक पैराट्रूपर किसी हाइट से जंप करे तो इनिशियली तो उसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, ठीक है। और उसके लिए ये जो पहली टर्मिनल वेलोसिटी होती है किसी पैराट्रूपर के लिए, वो तकरीबन 200 किलोमीटर पर आवर की होती है। लेकिन जब वो पैराट्रूपर जंप करता है, अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करता है और उसे लगता है कि वो अब अर्थ के काफी करीब है, तो वो फिर पैराशूट को ओपन कर देता है। किसी पॉइंट पे वो क्या करता है, पैराशूट को ओपन कर देता है। अब ये बात ज़हन में रखें कि वेट ऑलरेडी किसके इक्वल हो गया है, वेट ऑलरेडी ड्रैग फोर्स के इक्वल हो गया है। जब वो पैराशूट को ओपन करेगा तो अब क्या होगा, अब ड्रैग फोर्स की वैल्यू वेट से भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब ड्रैग फोर्स की वैल्यू वेट से बढ़ेगी तो पहली दफा नेट फोर्स किस डायरेक्शन में हो जाएगा? फिलहाल यहां तक ये जो ऊपर के केसेस थे, इसमें नेट फोर्स किस डायरेक्शन में था, डाउनवर्ड में, क्योंकि नीचे वाला फोर्स बड़ा था और ऊपर वाला फोर्स छोटा था। लेकिन जब उस बंदे ने पैराशूट ओपन किया तो अपवर्ड फोर्स बड़ा हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स कम, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपवर्ड। अब जब नेट फोर्स अपवर्ड है और मोशन क्या है, डाउनवर्ड है,
तो ये तो दोनों में 180 का एंगल आ गया। 180 के एंगल में डिसेलरेशन प्रोड्यूस होती है, उसमें स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर इस पॉइंट पे पैराशूट ओपन होगा तो इस पॉइंट पे स्पीड क्या करने लगेगी, स्पीड वापस डिक्रीज करने लगेगी। लेकिन स्पीड को डिक्रीज करने से तो ड्रैग फोर्स दोबारा क्या हो जाएगा, दोबारा कम होना शुरू हो जाएगा। तो स्पीड डिक्रीज करने से थोड़ी देर बाद वो ड्रैग फोर्स कम होते होते वापस क्या हो जाएगा, वेट के इक्वल। तो उस वक्त दूसरी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी और ये दूसरी टर्मिनल वेलोसिटी तकरीबन 20 किलोमीटर्स पर आवर के रेंज में होती है और ये पैराट्रूपर इससे आसानी से लैंडिंग कर सकता है। इस वेलोसिटी से वो नहीं कर सकता, वरना उसके हाथ पांव और वो अल्लाह को प्यारा हो जाए। कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि पैराट्रूपर की हाइट इतनी नहीं होती, मतलब वो ऑलरेडी ग्राउंड के बहुत करीब होता है, तो वो फिर इस पहली टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करने का टाइम उसके साथ नहीं होता, वो दरमियान में ही पैराशूट को ओपन कर देता है। ऐसी सिचुएशन में फिर ग्राफ ऐसे बनेगा, वो पहली टर्मिनल वेलोसिटी अचीव ही नहीं होगी और डायरेक्टली कौन सी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी, वो स्मॉल टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली अचीव हो जाएगी। ये काम पैराट्रूपर उस वक्त करता है जब उसकी और ग्राउंड से जो हाइट होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। जब हाइट ज्यादा होती है तो पैराट्रूपर उस वक्त वेट कर रहा होता है कि वो हाई वेलोसिटी से अर्थ के काफी करीब पहुंच जाए, उसके बाद वो पैराशूट को ओपन करता है। लेकिन अगर हाइट ऑलरेडी बहुत कम है तो फिर वो टर्मिनल वेलोसिटी का वेट नहीं करेगा, वो उसी के दौरान पैराशूट को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। इसके बाद आपका टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। The equation of continuity. Equation of continuity. Equation of continuity असल में ये क्या है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि मास इनफ्लो रेट इक्वल होता है मास आउटफ्लो रेट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि किसी पाइप में जितना मास इंटर होगा उतना ही मास उस पाइप से एग्जिट भी होगा, प्रोवाइडेड दैट कि उस फ्लूइड की डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, या वो फ्लूइड कौन सा फ्लूइड हो, वो फ्लूइड एक आइडियल फ्लूइड हो। ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का दूसरा स्टेटमेंट ये है कि एक आइडियल फ्लूइड के लिए वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, उसके लिए वॉल्यूम फ्लो रेट हमेशा कांस्टेंट होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का तीसरा स्टेटमेंट है कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। उसका चौथा स्टेटमेंट है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। और अगर पाइप्स आपके साथ सर्कुलर पाइप्स हैं तो आप a1 की जगह पाई r1 स्क्वायर v1 और a2 की जगह पाई r2 स्क्वायर v2 भी यूज कर सकते हैं, और इसमें ये पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। और अगर आप r1 की जगह d1/2 लिख दें तो d1/4 d1 स्क्वायर बाय 4 v1 और d2 स्क्वायर बाय 4 v2। आप इस तरह भी इस फार्मूला को लिख सकते हैं और इसमें ये 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का ये भी स्टेटमेंट है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
ठीक है, स्पीड और एरिया में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगी। मतलब जिस पाइप का आप एरिया कम कर दोगे उस पाइप की स्पीड, उसमें जो लिक्विड की स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी, और जिस पाइप का आप एरिया बढ़ा दोगे उसमें लिक्विड की स्पीड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इसका प्रूफ है, लेकिन प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल ये स्टेटमेंट्स जो है जहन में याद रखें। और अगर रेडियस पे क्वेश्चन हो, डायमीटर पे क्वेश्चन हो या एरिया पे क्वेश्चन हो, सब आपके साथ। देखिए आप जरा इस फॉर्मूला को देखिए, ए बी, ए का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, और बी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। इसके यूनिट से हमें जो कंबाइंड यूनिट मिलता है वो क्या मिलता है, मीटर क्यूब पर सेकंड, और मीटर क्यूब असल में क्या है, वॉल्यूम है। तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड असल में क्या चीज है, ये मीटर क्यूब पर सेकंड असल में वॉल्यूम फ्लो रेट है। तो AB इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट आपके साथ कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं, इस फॉर्मूलाज पे आपके क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं।